हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आई स्पीड सिंप्लीफाइड। आज है 10 मार्च और 10 मार्च की करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। तरीका हमारा सेम रहेगा। तरीका रहेगा, पहले हम लोग करंट अफेयर को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसमें जो कीवर्ड्स होंगे, जो कोर फैक्ट्स होंगे उसको जानेंगे, फिर स्टैटिक पोर्शन को इंक्लूड करेंगे। ठीक है। सोर्स जो मैंने यूज़ किया है वो PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस कंसर्निंग बोर्ड है, एंड द हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस। और भी कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे नीति आयोग की वेबसाइट हो गई या फिर किसी कोर फैक्ट स्टैटिक डेटास की वेबसाइट हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं 10 मार्च का करंट अफेयर। आज हम लोग 10 मार्च के करंट अफेयर में हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या आज के दिन जानना चाहिए। तो पहला है, इंडिया पर कैपिटा इनकम जो है वो डबल कर गया है। कब से? तो सिंस 2014-15 से। कब से डबल कर गया है? 2014-15 से पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया जो है वो डबल कर गया है। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे, बेसिकली पर कैपिटा इनकम को समझेंगे और ये समझेंगे कि 14-15 की बात से रेफरेंस क्यों लिया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक टर्म आता है, किसके द्वारा ये बताया गया है कि 2014-15 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है। ये बताया गया है आपको नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा, जिसको हम लोग NSO कहते हैं। क्लियर है? NSO कहते हैं। तो सबसे पहले NSO के बारे में जान लेते हैं, फिर NSO करता क्या है ये समझ लेते हैं। तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है ना, वो एक एग्जीक्यूटिव आर्म है माल्टा स्टैटिक्स अथॉरिटी की। बेसिकली इसका काम क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस एंड पब्लिकेशन। किस किस चीज़ के लिए? कलेक्ट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और पब्लिकेट करने के लिए बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को, जो कि किसी भी मैटर से रिलेटेड होंगे। और इसका जो काम होता है ना, ये किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को किसी चीज़ से रोकता नहीं है, बट ये इंटरनल पर्पस के लिए डाटा को कलेक्ट करता है। और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो कॉन्फिडेंशियल होता है। तो ये था सारा इंफॉर्मेशन नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO के बारे में। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि बेसिकली ये पर कैपिटा इनकम होता क्या है। तो पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो ये एक मेजरमेंट होता है, किसका? तो पैसे का, कि कितना किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा अर्न किया जा रहा है ऑन एन एवरेज किसी भी सर्टेन जोन में ईयरली। सो यू कैन से दैट कि कोई भी पर कैपिटा इनकम जो होता है वो इनकम होता है जो अर्न किया जाता है किसी एक पर्सन के द्वारा किसी एक कंट्री में फॉर अ ईयर, जो कि एवरेज होता है। तो आप समझ गए, ये हमारा पर कैपिटा इनकम लेमैन लैंग्वेज में हो गया। तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO के द्वारा टोटल एनुअल एस्टिमेट किया गया है नेट नेशनल इनकम का। दो प्राइसेस होता है, एक करंट प्राइस होता है, एक कांस्टेंट प्राइस होता है। एक कांस्टेंट प्राइस हो जाएगा, आपको एक करंट प्राइस मिल जाएगा। तो बेसिकली करंट प्राइस क्या होता है ना, जब हम लोग फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर में चल रहा है अभी का हम लोग देखेंगे, उससे रिलेट करेंगे तो वो करंट प्राइसेस पे हो गया। कांस्टेंट प्राइसेस होता है किसी भी एक डेफिनेट ईयर को ले लेते हैं। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए अभी 2022-23 चल रहा है, हम लोगों ने रेफरेंस बनाया 2016-17 को, फिर 2016-17 से हम लोग चेंज देखते हैं, 2016-17 को रेफरेंस बना के हम लोग चेक करते हैं, तो वो हो गया कांस्टेंट प्राइसेस। याद रखिएगा, करंट प्राइसेस जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है कांस्टेंट प्राइसेस पे। ये हम लोग इकोनॉमी सर्वे एंड बजट में जानेंगे। अब चलिए, तो कितना बढ़ा है ये समझ लेते हैं। तो ये लगभग राइज किया है अप्रॉक्सीमेटली 35% फ्रॉम 72,805 से, जो कि 2014-15 में था, अभी हो गया है 98,111 22-23 में। अब आप कहोगे कि ये डाटा याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है, ये एकदम डाटा याद रखनी है आपको। ठीक है। तो अगर हम लोग एवरेज ग्रोथ की बात करें इंडिया के पर कैपिटा इनकम की, तो रियल टर्म्स में 2014 से 19 में 5.6% पर एनम रहा है। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग इंडिया ने ओवरटेक किया है UK को और 5वां दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी, वर्ल्ड्स का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। अब सिर्फ वो USA, चाइना, जापान एंड जर्मनी से पीछे है। क्लियर हो गया? अब हम लोग थोड़ा सा IMF के बारे में जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। 190 मेंबर कंट्रीज हैं उसमें, जिनमें से हर एक कंट्रीज़ अपने रिप्रेजेंटेशन IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में
प्रोपोर्शनल देती है अपने फिनेंशियल इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। तो जो जितना भी मोस्ट पावरफुल कंट्रीज होगा ग्लोबल इकोनॉमी में, उसके पास बहुत ज़्यादा वोटिंग पावर होगी, ये आपको समझना है। तो इकोनॉमी जिस तरह की स्ट्रांग होगी उसी तरीके का प्रोपोर्शनल वोटिंग पावर होगा इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब हम लोग समझते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव आईएमएफ का। तो बेसिकली आईएमएफ का जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो आपको फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी ऑपरेशन, सिक्योर फिनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, प्रमोट करना एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का तरीका को, और एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान रखना। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि कोई भी ग्रोथ हो हमारे फ्यूचर को इफेक्ट ना डाले। कोई ऐसा ग्रोथ हो जो ग्रोथ अच्छी बात है लेकिन उस ग्रोथ की वजह से हमारा फ्यूचर डिस्टर्ब ना हो सकता है हम ऐसी ग्रोथ कर रहे हैं जो हमारा फ्यूचर उसको देख ही ना पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉवर्टी को कम करना, ये भी इसकी ऑब्जेक्टिव है। तो ये था हमारा आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोग समझेंगे बेसिकली आईएमएफ के बारे में कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए आईएमएफ को हम लोग इसको फंड भी जानते थे, आईएमएफ इज ऑल्सो नोन एज फंड। इसको कंसीव किया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो कि ब्रिटेन वुड्स में हुआ था। हैम्पशायर एक शहर है यूनाइटेड स्टेट में। कब? तो जुलाई 1944। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। 44 कंट्री एट स्टार्ट कॉन्फ्रेंस में फ्रेमवर्क को बनाने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को रखने के लिए, जो गलतियां हो रही हैं, जो रिपीटेटिव गलतियां हो रही हैं, कंपिटेटिव डिवैल्यूएशंस हो रही हैं, जो ग्रेट डिप्रेशन 1930 की आई थी, उसको रोकने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कुछ कंट्रीज जो कि एलिजिबल नहीं थे मेंबरशिप के लिए, तो जो कंट्रीज आईबीआरडी के लिए एलिजिबल नहीं है वो आईएमएफ के मेंबर नहीं हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम कन्फाइन हुआ, उसके बाद 1971 में कॉलेप्स हुआ, फिर आईएमएफ ने प्रमोट किया सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसी तरीके से आईएमएफ का चलता रहा। समझ रहे हैं ना? तो ये था हमारा आईएमएफ के बारे में, और मुझे लगता है इतना ज़्यादा काफ़ी है। हम लोग आगे चलते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट, अब देख लीजिए एक चीज़, अभी आप देख लीजिए, एक बेसिकली एक डाटा दे रखा है। आप देखिए ईयर 2014-15 में अगर हम लोग बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो ये 86,647 था। फिर पर कैपिटा इनकम इन रियल टर्म्स अगर हम लोग बात करें तो 72,805 था। 22-23 में बात कर लें तो 1,72,000, एंड रियल टर्म्स में बात कर ले तो आपको मिलेगी 98,118। ठीक है, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेकंड है कैप्टन शैलजा धामी, जो बनी है फर्स्ट वुमेन टू कमांड कॉम्बैट यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स। तो ग्रुप कैप्टन है शैलजा धामी। ये इनको बनाया गया है, कहाँ से हैं वो लुधियाना से हैं। इनको बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स जो कि, तो कैप्टन शैलजा धामी जो हैं वो बनी है पहली वुमेन टू कमांड कॉम्बैट यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स। तो ये बिलोंग करती हैं आपको लुधियाना से, और इनको सेलेक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स टू टेक ओवर अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट कमांड इन द वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में इनको फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट के लिए कमांड में इनको लीडर एज ए कैप्टन की तरह चुना गया है। यह बनी है पहली वुमेन ऑफिसर है पूरे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है जिनको चुना गया है इंडियन एयरफोर्स में, जिनको फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट कमांड दिया गया है। मतलब अगर वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये फ्रंट से लीड करेंगे। क्लियर है? पहले एक इशू चलता था, वुमेन्स अगर वॉर में अगर कैप्चर हो जाती हैं, जिसको हम लोग प्रिजनर ऑफ वॉर्स का कंसेप्ट कहते थे, तो वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शंस था वुमेन्स के लिए। तो एनडीए में भी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है वुमेन को। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मेजर लीप चेंज है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अभी वो करेंटली पोस्टेड है इन द ऑपरेशंस ब्रांच ऑफ द फ्रंट लाइन कमांड हेडक्वार्टर में, ये अभी प्रेजेंटली पोस्टेड है। सी ऑल्सो सर्व्ड एज अ फ्लाइट कमांडेंट ऑफ द चेतक यूनिट एट द हिंडन एयरबेस, बोथ फर्स्ट फॉरन आईएएफ वुमेन ऑफिसर, दोनों पहली यही की हैं। अब आपको बताना है हिंडन रिवर जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, हिंडन रिवर कहाँ सिचुएटेड है, और आपको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बताना है हिंडन रिवर किसकी बाउंड्री लाइन थी, कोई एक एंशिएंट हिस्ट्री की बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए, आज है हमारा नो स्मोकिंग डे 2023, सॉरी आज नहीं है, मार्च 8 को सेलिब्रेट किया गया था नो स्मोकिंग डे। आपको पता है स्मोकिंग इज़ वेरी इंजरियस फॉर हेल्थ,
एंड इवन इफ यू आर ए पैसिव स्मोकर कहने का क्या मतलब होता है? पैसिव स्मोकर कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई आपके सामने वो कंटिन्यूसली बहुत टाइम से स्मोक करता है, ठीक है, कंटिन्यूसली बहुत टाइम से स्मोक करता है, तो आप उसको भी मना कीजिए। ऐसा क्यों कीजिए? क्योंकि जब वो स्मोक करता है तो कुछ जो भी मटेरियल्स आपके अंदर आप इनहेल करते हो ना, तो आप एक पैसिव स्मोकर हो जा रहे हो। कहा जाता है, स्टडी कहता है कि पैसिव स्मोकर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं स्मोकर्स से, ठीक है। तो नो स्मोकिंग डे ऑब्जर्व किया गया है 2nd वेडनेसडे ऑफ मार्च को, ठीक है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये मार्च 8 को फॉल की थी। इसकी एम क्या है? टू इनकरेज पीपल टू क्विट स्मोकिंग एंड रेज अवेयरनेस अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन देयर हेल्थ। तो उनके हेल्थ पे जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको बताने के लिए, उसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए। इस ईयर का थीम क्या था? स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। आप स्मोकिंग छोड़ोगे, आपकी ब्रेन की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करेगी। अब हम लोग बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर स्मोकिंग के केस में एडिक्शन कहाँ पे है, तो वो आपको यूनाइटेड किंगडम मिल जाएगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बता दो, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन एंड ब्रिटेन आइल्स, ये तीनों में क्या अंतर है मेरे को बता देना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है, इसरो ने रिसीव किया है, क्या रिसीव किया है? इंडो यूएस की जॉइंटली डेवलप्ड निशार सैटेलाइट। तो इसरो ने क्या इशू किया है, क्या रिसीव किया है? तो इंडिया यूएस की जॉइंट डेवलप्ड निशार सैटेलाइट को रिसीव किया है। अब देखिए, यूएस एयरफोर्स जो है उन्होंने हैंड ओवर किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको EOS भी कहते हैं। नासा इसरो जो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसको निशार कहते हैं, किसको? ये क्या है? निशार क्या है? निशार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसको निशार कहते हैं। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसरो को दिया गया है नासा के द्वारा मार्च 8, 2023 को। आप देख सकते हो उसकी डिलीवरी को, ये देखो डिलीवरी, ठीक है। अब देखिए इसको लेके कौन आया? तो यूएस एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट इसको कैरी किया था। निशार लॉन्च किया बेंगलुरु में, सबसे ज़्यादा लैंड किया सबसे पहले बेंगलुरु में, कर्नाटक में। उसके बाद इसको जॉइंटली डेवलप किया जाएगा नासा एंड इसरो के द्वारा फेवरेबली, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये सैटेलाइट जो होगा ये यूज किया जाएगा इसरो के द्वारा बहुत सारे काम के लिए, जैसे एग्रीकल्चर मैपिंग, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए। यह एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है और ये हमारे पूरे मैप को, एंटायर ग्लोब को 12 दिन में मैप कर सकता है। तो ये हमारा सबसे पहला चीज़ याद रखना है आपको, लो अर्थ ऑर्बिट में ये सैटेलाइट यूज होगा। ये जो निशार है ये स्टैंड करता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर अबाउट निशार। हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। तो अगला करंट अफेयर है, महाराष्ट्र टू इंट्रोड्यूस 4th वुमेन पॉलिसी। तो महाराष्ट्र ने इंट्रोड्यूस किया है 4th वुमेन पॉलिसी को। अब हम लोग देखते हैं, तो महाराष्ट्र इंट्रोड्यूस किया है 4th वुमेन पॉलिसी को। ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करेगा 4th वुमेन पॉलिसी को। अच्छा, बेसिक इसका एम क्या होगा? ये 4th वुमेन पॉलिसी का एम क्या होगा बेसिकली? तो इसका एम होगा और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना वुमेन्स को स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में वुमेन्स को और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। टू इंट्रोड्यूस अ रिहैबिलिटेशन स्कीम फॉर दोज अबव 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स फ्रॉम द ऑर्फनेज। तो जो गर्ल्स ऑर्फनेज में हैं, जो 18 साल से ज़्यादा की हैं, उनके लिए उनको आवास प्रोवाइड करना, उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको उनका घर बसाना, ठीक है। तो एक टर्म आया है हिरकानी रूम, जिसको हम लोग कक्षा कहते हैं। हिरकानी रूम, जिसको हम लोग कक्षा कहते हैं, ये बनाया जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए पुलिस स्टेशन में। कितना बढ़िया इनिशिएटिव है, आप समझ सकते हो। अगर मान लो कोई एक वर्किंग वुमेन है, पुलिस है, जो जॉब कर रही है 24/7, कोई रेस्ट नहीं है, तो अगर उनको ब्रेस्ट फीड करना, उनका अगर बेबी है, तो वो कहाँ करेंगी? तो उनके लिए तो कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं। जिस तरीके से ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई सेपरेट बाथरूम नहीं बनता था पहले, अब तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो उसी तरीके से एक हिराकानी रूम को डेवलप किया गया है, ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए किया गया है पुलिस स्टेशन में। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने और प्रपोज किया है क्या? टू प्रोवाइड इक्वल एंड डिग्निफाइड पोजीशंस टू वुमेन इन ऑल सेक्टर्स। सारे सेक्टर्स में वुमेन को इक्वली डिग्निफाइड पोजीशन प्रोवाइड किया जाएगा।
और जो सीएम हैं, डेप्यूटी सीएम जी हैं, उन्होंने ये एश्योर किया है कि असेंबली दैट द वॉशरूम फॉर लेडीज़ विल बी बिल्ट आफ्टर एवरी 50 किलोमीटर ऑन न्यू रोड। मतलब कोई एक रोड जा रही है तो उसके हर 50 किलोमीटर पे एक बाथरूम तो जरूर बनेगी वुमेंस के लिए। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर टुडे। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड नेक्स्ट करंट अफेयर पे। कह रहा है तमिलनाडु इनॉग्रेट्स किलादी म्यूजियम टेस्टिमनी टू द लाइफ ऑफ एंशियंट तमिल्स ड्यूरिंग द संगम एज। तो संगम एज के वक्त जो भी एंशियंट तमिल्स जो स्टे करते थे, उनका जो रहन सहन था, उनका जो बिहेवियर था, डिफरेंट चीज़ें थी, उसको एक म्यूज़ियम में कॉम्पोज किया गया है। ठीक है ना। तो किनके द्वारा? तो चीफ मिनिस्टर जो MK स्टालिन जी हैं, उनके द्वारा किया गया है और इसको इनॉग्रेट किया गया है किलादी म्यूज़ियम के नाम से। और ये लाइफ जो लिव किया गया है एंशियंट तमिलियंस के द्वारा, किस पीरियड में? तो संगम एज के बारे में बात हो रहा है। किस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है? शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। इस म्यूज़ियम को बिल्ड किया गया है लगभग 2 एकर्स ऑफ लैंड में। किलादी जगह के नाम है एंड कॉस्ट लगा आपको 18.43 करोड़। लगभग 15,000 यूनिक आर्टिफैक्ट्स को इसमें इंस्टॉल किया गया है। इंस्टॉलेशन ये 15,000 यूनिक आर्टिफैक्ट्स जो कि अनर्थ किया गया है, निकाला गया है, खोजा गया है। कब से कब के बीच की बात हो रही है? तो 4 से लेके 8 फेज के एक्सकेवेशंस की बात हो रही है, जो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के द्वारा 2018 से इसको एक्सकेवेट किया जा रहा है। उसके एक्सकेवेशंस के जो मटेरियल्स मिले हैं उसको म्यूज़ियम में प्रेजेंट किया गया है। ठीक है। अब मुझे आपको ये बताना है कि आप मेरे को ये बता सकते हो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है एंड हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर पे। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है मेरा ECI टू होस्ट द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो तीसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होल्ड करेगा कौन? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको ये जानना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंदर आती है, तो ये आपको तो ये आती है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोग थोड़ा समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 को। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद द पावर ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। उसके साथ साथ में डायरेक्शन के साथ सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया। अब आपको समझना है इसका इंसेप्ट कब किया गया, इसकी स्टार्ट कब हुई। तो ये स्टार्ट हुआ था, इंसेप्शन था इसका 1950 में एंड टिल 15 अक्टूबर 1989 द इलेक्शन कमिश्नर वॉज अ 1 मेंबर बॉडी विथ ओनली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज अ सोल मेंबर। तो पहले 1989 तक सिर्फ एक मेंबर हुआ करता था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC जो होते थे वो सोल मेंबर होते थे इसके। ठीक है ना। 16 अक्टूबर 1989 को वोटिंग एज को चेंज किया गया फ्रॉम 21 से 18। तो यहाँ पे 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे, और इनके इंक्रीज वर्कलोड को देखते हुए। और एक चीज़ और जान लीजिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी है, जो कि 3 इलेक्शन कमीशन उसमें कंपोज्ड होते हैं। इतना जानने के बाद हम लोग समझेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया है 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो ये होस्ट किया गया है 3rd, ये जो होस्ट था ना वो वर्चुअल होस्ट था और इसको होस्ट किया गया 9 मार्च 2023 को। इसकी थीम थी इनकल्सिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। आपको समझ में आना चाहिए, इलेक्शन में इंटीग्रिटी टर्म बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। इलेक्शंस में अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन रिस्क में है। ठीक है। तो इनकल्सिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी, ये इसकी थीम थी। ECI इज लीडिंग द कोहोर्ट ऑन इलेक्शंस इंटीग्रिटी विच वॉज एस्टेब्लिश्ड एज द फॉलो अप टू द समिट फॉर डेमोक्रेसी हेल्ड वर्चुअली इन दिसंबर 2021। तो दिसंबर 2021 में जो समिट फॉर डेमोक्रेसी होस्ट किया गया था, उसके कोहर्ट में, उसके एम्बिट में ECI ने इसको इनकलकेट किया है। अब हम लोग बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। एंड इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्रा पांडे जी हैं अभी, एंड अरुण गोयल है। याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो राजीव कुमार है, एंड इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो अनूप चंद्र पांडे जी हैं, अरुण गोयल जी हैं। इन्होंने एड्रेस किया था उस कॉन्फ्रेंस को। ठीक है ना। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के,
उन्होंने इनॉग्रेट किया है कैमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूटिलाइजेशन एंड ट्रेनिंग विंग इन बीकानेर। ठीक है ना, क्या किया है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है कैमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूटिलाइजेशन एंड ट्रेनिंग विंग इन बीकानेर। तो यूनियन मिनिस्टर कौन है, फिशरीज के, एनिमल हस्बेंड्री के एंड डेयरिंग जो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है कैमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूटिलाइजेशन एंड ट्रेनिंग विंग एट द ICAR सेंटर बीकानेर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बीकानेर में इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। ये एक प्रीमियर रिसर्च सेंटर है जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आता है आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर भी इससे अटैच्ड है, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर भी इससे अटैच्ड है। अब देखिए, कैमल की जो इकोनॉमी है ना, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो हमारा इंपॉर्टेंस है उसका वो काफ़ी ज़्यादा है। कहाँ पे, तो सेमी एरिड एंड एरिड रीजन में, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेब्लिश किया था प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन कैमल, एंड कब किया था, तो 5 जुलाई 1984 को। कहाँ किया था, बीकानेर में किया था। इसी एजिस के अंदर में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने इसको अपग्रेड करके नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल को 20 सितंबर 1995 को यूटिलाइजेशन एंड ट्रेनिंग विंग को इनॉग्रेट करने की एक्सप्लोरेशन पे बात कही थी। ठीक है, तो ये था हमारा कैमल प्रोसेसिंग एंड यूटिलाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। अरुण सुब्रमण्यम जी जो है ना, वो पहले इंडियन अमेरिकन जज बने हैं न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, याद रखिएगा। अरुण सुब्रमण्यम जी जो हैं वो पहले इंडियन अमेरिकन जज बने हैं न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आप इनको देख सकते हैं, ही इज सो इंटेंस बाय हिज फेस। इंडियन अमेरिकन अरुण सुब्रमण्यम हैज़ बिन कन्फर्ड एज द फर्स्ट साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट जज, याद रखिएगा, पहला साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, ये पहले बने हैं इंडियन ओरिजिन के, याद रखिएगा। इनका नॉमिनेशन कंफर्म किया गया था सीनेट मेजॉरिटी लीडर सीनेटर चक स्कमर के द्वारा। कितने वोट से, तो 58-37 वोट के डिफरेंस से। ठीक है ना। अब हम लोग साउथ डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क नोटेबली हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट साउथ एशियन अमेरिकन पॉपुलेशन इन द कंट्री, शायद इसलिए भी ये पॉसिबल हो पाया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अब देखिए, ये फोटो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये फोटो ना मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है हमेशा। तो कौन नहीं जानता हमारे माई भाई को, ठीक है, MSD को। तो आप देख सकते हो उनका ये चेयर हुआ करता था, और आज वो कहाँ कहाँ, ये तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, कैप्टन कूल। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये CEO बने थे गल्फ ऑयल इंडिया के, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में। तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो, इरिस्पेक्टिव आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस कंडीशंस में हो, बट आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर। थैंक यू।